हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो तेजस एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो सीरीज चली हुई है डेली आंसर राइटिंग की, देखो आर्ट एंड कल्चर का हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज जो है और हम अभी फिलहाल में जो टॉपिक ले रहे हैं, जिससे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, वो आर्किटेक्चर वाला जो है, जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर में आपके सभी मतलब भाई, जैसे कि आपका एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, ठीक है, इन इन सभी से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, इन सभी के एंगल्स को मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपको क्या करना है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, 10 मिनट के लिए क्वेश्चन देखने के बाद 10 मिनट के लिए पॉज करना है। ठीक है, पॉज करने के बाद ठीक है, आपको क्या करना है कि राइटिंग करनी है। ट्राई करना है कि भाई आप 10 मिनट तक लिख पा रहे हो कि नहीं। 10 मिनट के बाद आपको जो आपका जो वॉच टाइम है उसको स्टॉप करके, ठीक है, आप स्टॉप वॉच भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके माध्यम से आप कर सकते हो और आपको क्या है, वहीं पे राइटिंग रोक देनी है। ठीक है, आपको देखना है कि कितना लिख सकते हो, कितना नहीं लिख सकते हो। चलो मैं आपको है ना क्वेश्चन इसका दिखाता हूँ। आज का क्वेश्चन क्या रहेगा, तो देखो ये हमारा आज का जो है क्वेश्चन रहेगा। आप अगर इसको देखो तो देखो क्या है, हाउ डू द अजंता केव सर्व एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऑफ देयर टाइम। भाई जो अजंता केव है वो किस प्रकार से उस समय, यानी भाई जो ये गुफाएं हैं उस समय, अपने समय में सामाजिक और राजनीतिक जो परिवेश है उसके प्रतिबिंब को कैसे बनाती है, यानी कैसे दर्शाती है। फिर बताना है, एनालाइज द यूज ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर मीडियम्स ऑफ स्टोरी टेलिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो हमें ये बताना है कि जो ये कहानियां जो है ना अपने कहने के जो माध्यम है उनके रूप में अगर देखें तो चित्रकला और जो मूर्ति कला का जो उपयोग है ना, उसके ऊपर हमें विश्लेषण करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, 15 मार्क्स का है। 250 वर्ड्स आपको लिखने हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है। सबसे पहले तो मुझे क्या है, अजंता इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले तो इंट्रो में आपको जो अजंता एंड एलोरा की जो गुफाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना है। अजंता जो एलोरा की जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देना है। कहाँ पे है ये, यूनेस्को लिस्ट में नाम आता है इनका। ठीक है, कुछ चीजें थोड़ी बहुत आपको बता देनी है। उसके बाद जैसे ही आपका 30-40 वर्ड में जो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद आपको सीधा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ दैट टाइम। ठीक है, किस प्रकार से ये केव है वहां के जो सोशल यानी सामाजिक राजनीतिक परिवेश का प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, फिर डिस्कस करना है आपको पेंटिंग के का और स्कल्पचर का जो यूज है वो स्टोरी टेलिंग में, जो वो भी एक मतलब भाई माध्यम होता है। तो यानी भाई जो कहानी कहने के जो माध्यम के रूप में जो है ना चित्रकला और मूर्तिकला का उपयोग है उसके ऊपर चर्चा करनी है। फिर लिमिटेशन और चैलेंजेस भी बताने हैं, क्योंकि एनालाइज बोला हुआ है तो एनालाइज का मतलब ये है कि बाद में आपको लिमिटेशन भी बताने हैं। तो फिर बाद में आपको क्या बताने हैं, बाद में आपको यहाँ पे भाई उनकी जो सीमाएं हैं, चुनौतियां हैं, उसके ऊपर भी प्रकाश डालना है कि भाई ये किस प्रकार से लिमिटेड चीजों को ही दर्शा पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है, एक क्वेश्चन है और आपको इसके लिए टाइम मिलता है 10 मिनट का। 10 मिनट का आप टाइम लगाओ और इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, चलो मैं इसका आंसर दिखाता हूं आपको क्या हो सकता है। ठीक है, क्या मॉडल आंसर बनेगा इसका, चलो देखते हैं। देखो जो अजंता केव्स है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये 18 जो बुद्धिस्ट केव हैं, रॉक कट केव्स हैं। ठीक है, और इन्हें जो इनकी जो डेटिंग की गई थी वो कब से की गई है, जो 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 480 सीई के बीच में क्या है,
ये बनी थी, और ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र है उसके वहां पे क्या है हमें ये मतलब भाई रॉक कट आर्किटेक्चर्स हैं ये देखने को मिलते हैं। अब देखो इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इनका नाम दर्ज है। अच्छा, ये जो केव है रिनाउंड फॉर द स्टनिंग जो स्कल्पचर है, जो एग्जीक्यूटिव मतलब भाई एक्सक्यूजिट जो मुराल जो है ना, मतलब भाई प्राइमरीली जो डिपिक्ट की गई है, जैसे बुद्धा की जो बुद्धा से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड जो जात का जो स्टोरीज है वो यहाँ पे डिपिक्ट की गई है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता। कहने का मतलब इन गुफाओं में क्या है, आश्चर्यजनक जो मूर्ति है ना, मूर्तियों के और मुराल पेंटिंग के है ना प्रसिद्ध आप ये बोल सकते हो एक अच्छे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनमें बुद्ध की जो लाइफ है, जो विभिन्न जो जातक कथाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट सीधा सीधा ये आ जाता है बॉडी पार्ट में कि भाई किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करती है ये सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ दैट टाइम। ठीक है, उस टाइम के सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कैसे रिफ्लेक्ट करती है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है कि भाई जेंडर रोल। ठीक है, जेंडर रोल, भाई लिंग जो रोल है यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मतलब भाई आप ये बोल सकते हो कि भाई जेंडर बेस्ड जो रोल है वो देखने को मिला है यहाँ पे। जैसे इसका एक सीधा सा एग्जांपल देखो क्या है, भाई विमेन्स है ना प्राइमरीली यहाँ पे इन डोमेस्टिक और ऑर्नामेंटल जो रोल्स है ना इन दीज फ्रेस्कोज जो है शोज द प्रिस्क्राइब्ड जेंडर रोल ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि भाई जो यहाँ पे जो है ना फ्रेस्को जो पेंटिंग्स वगैरह हैं यहाँ पे बहुत सारी जो विमेन्स है ना उनका डिपिक्शन देखने को मिलता है, जो डोमेस्टिक और जो ऑर्नामेंटल रोल है, यानी ऑर्नामेंटल का मतलब सजावटी जो भूमिका से रिलेटेड जो चित्रण है ना उनके, जो उनकी मतलब भाई फोटोज है डिपिक्शन है वो हमें देखने को मिलता है, जो उस समय जो महिलाओं का क्या रोल था सोसाइटी में वो देखने को मिलता है यहाँ पे। जैसे कि एक एग्जांपल देखो यहाँ पे दे रखा है, और मैंने बताया था आपको जब भी आप क्वेश्चन लिखो तो एग्जांपल जरूर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेंटिंग्स है वहां पे जो मिली है ऑफन डिपिक्ट वीमेन इन एक्ट ऑफ अप्लाइंग मेकअप, यानी वो मतलब भाई इस प्रकार से पेंटिंग बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं जिसमें महिलाएं क्या है मेकअप वगैरह कर रही है। ये इंडिकेट करती हैं कन्फाइंड रोल इन द डोमेस्टिक स्फेयर, कि भाई जो डोमेस्टिक जो लेवल के ऊपर है ना विमेन्स का जो रोल है वो मतलब भाई आप ये बोल सकते हो सीमित रोल था, यानी कन्फाइंड था, भूमिका जो है ना वो सीमित थी यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लास हेरारकी। भाई क्लास हेरारकी भी हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। भाई कैसे, अब देखो इसका सीधा सा क्या दे रखा है, द डिफरेंट अटायर एंड ऑर्नामेंटेशन ऑफ द फिगर इन द फ्रेस्कोज इंडिकेट्स सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कहने का मतलब सीधा सा है कि भाई क्लास हायरार्की का मतलब ये होता है कि भाई जो वर्ग के अनुसार पदानुक्रम बोलते हैं ना, वर्ग पदानुक्रम क्रम बोल देते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि भाई अलग अलग प्रकार के है ना डिफरेंट टाइप के जो है ना परिधान जो है मतलब भाई उनके जो अटायर्स हैं या ऑर्नामेंटेशन, यानी भाई आप ये बोल सकते हो कि जो सजावटी जो चीजें हैं वो फिगर्स में देखने को मिली हैं कि भाई लोग क्या है अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के आभूषण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन पेंटिंग्स में तो ये उस समय के है ना जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ना, जो सामाजिक जो सक्रियकरण है उसको दर्शा रहा है ये। और बोधिसत्वा देखो जैसे कि इसमें दे रखा है, जो बोधिसत्वा है उनको ओपनली डिपिक्ट किया जाता था इंट्रिकेट ज्वेलरीज में। ए प्रिविलेज जो है क्या है प्रीसम्बल जो है ना लिमिटेड टू द हायर मतलब भाई सोशल क्लास है, वाइल मॉन्क्स जो होते हैं ना और ऑर्डिनरी पीपल लेस एडोर्न्ड होते थे। कहने का मतलब सीधा सा है कि जो बोधिसत्वा जो होते थे ना, जो बोधिसत्वा उनको डिपिक्ट किया जाता था इंट्रिकेट जो ज्वेलरी है, इंट्रिकेट ज्वेलरी का मतलब भाई जो जटिल आभूषण वगैरह है ना उनमें दर्शाया जाता था। और ये क्या दिखाता है, ये जो प्रिविलेज सोसाइटीज है ना जो मतलब भाई आप ये बोल सकते हो ऐसे लोग जिनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं
उनको दर्शाता है कि भाई किस प्रकार से वो हायर क्लास में आते थे, और जो मोंक वगैरह जो होते थे ना, जो ऑर्डिनरी पीपल, वो लेस एडोर्न्ड होते थे। लेस एडोर्न्ड मतलब कम सजे हुए होते थे। तो ये उस समय की है ना, मतलब भाई क्लास को भी दर्शाता है। तो भाई अब वहां पे जो फोटोज होंगी, फोटोज में आप देख के पहचान सकते हो कि भाई कौन मतलब भाई लोअर लेवल के ऊपर था क्लास में, कौन अपर लेवल के ऊपर। जो ज्यादा सजे धजे होंगे, राजा महाराजा होते थे, बहुत सारे अलंकार वगैरह, और वो मतलब भाई आप यू बोल सकते हो कि बहुत तरह के मतलब भाई आभूषण वगैरह पहने होते थे। तो वो हायर क्लास में आ जाते थे। लोअर क्लास में जो काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, जो कम कपड़ों में है, वो क्या दिखाता है, ये इस प्रकार के डायग्राम क्लास हायरार्की को दिखाता है, मतलब ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि भाई एजुकेशन और नॉलेज के लिए भी इनका इस्तेमाल होता था। जैसे इन गुफाओं में बहुत तरह की जो पेंटिंग वगैरह मिली है, सॉरी, तो यहाँ पे देखो क्या देखने को मिला कि जो यहाँ पे जो ये केव्स है ना, ये मेटिकुलस जो प्लानिंग और आर्किटेक्चरल जो है ना प्रिसीजन को दर्शाता है। कि भाई उस समय जो केव पेंटिंग है ना, टू ए सोसाइटी दैट वैल्यूड स्किल एंड नॉलेज। भाई सीधी सी बात है, जिसको अच्छी स्किल्स होंगी, नॉलेज होगी, जो एजुकेशन के ऊपर जिन्होंने अच्छा काम किया होगा, वो ही तो इन जो ये केव्स बनी हुई थी बहुत ही प्लान्ड तरीके से बनाई गई थी। ठीक है, आर्किटेक्चर इनका बहुत अच्छा था, बहुत प्रिसाइज था। तो ये क्या दिखाता है, उस समय के एजुकेशन को दिखाता है कि भाई वहां पे जो लोग थे वो कितने स्किल्ड थे। वो एजुकेशन और नॉलेज जो थी इनकी, इनको वो अपने लेवल के ऊपर वो देखने को मिली। और जो एजुकेशनल जो सीन है ना डिपिक्टेड इन द केव्स सजेस्ट एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग एंड डिस्कोर्स लाइकली विद इन मोनेस्ट्रिक सेटिंग। भाई इसका मतलब क्या है कि भाई उस समय जो गुफाओं में है ना, कुछ ऐसे मतलब भाई कुछ पेंटिंग्स में जो दर्शाया भी गया है कि जो मतलब भाई जो शैक्षिक जो दृश्य है, शैक्षिक दृश्य का मतलब ये होता है कि भाई आप ये बोल सकते हो एजुकेशनल जो सीन्स है ना वो हमें देखने को मिलते हैं। और लोग ज्यादातर क्या है यहाँ पे लर्निंग जो होते थे ना, डिस्कोर्स वगैरह, वो मोनेस्ट्रिक सेटिंग्स में हमें वो सब देखने को मिलता है कि भाई पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब भाई जोर दिया जाता था उस समय। ठीक है, आर्टिस्टिक पैट्रोनेज देखने को मिला है। आर्टिस्टिक पैट्रोनेज का मतलब क्या, देखो ये सारी चीजें हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो गुफाएं है ना, ये उस समय के सामाजिक और जो राजनीतिक परिवेश को दिखा रही है ये। ठीक है, सोशल और जो मतलब भाई पॉलिटिकल जो वहां का जो चीजें हैं उनको दर्शा रही हैं ये मतलब यहाँ पे जो केव में पाई जाने वाली पेंटिंग और जो केव्स है। अब देखो आर्टिस्टिक जो पैट्रोनेज है इसके अगर हम बात करें तो देखो सोफिस्टिकेटेड आर्ट फॉर्म कुड नॉट हैव थ्रीव्ड विदाउट पैट्रोनेज। कि भाई जो इतनी जो है ना मतलब जो आप ये बोल सकते हो भाई उत्कृष्ट जो कला है, आप ये बोल सकते हो कि भाई जो इनको है ना बिना किसी के मतलब भाई पैट्रोनेज के, आप संरक्षण के आप नहीं कर सकते। आपका सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिलना चाहिए इसका, तभी आप इस प्रकार की जो आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्टिक जो एक्टिविटीज है उनको आप आगे बढ़ा सकते हो। अब देखो हिंटिंग एट द सोसाइटी दैट वैल्यूड एंड सपोर्टेड द आर्ट। तो ये क्या दिखाता है कि उस समय की जो सोसाइटी है ना, ये जो चीजें हिंट देती है हमें कि भाई उस समय की जो सोसाइटी है वो वैल्यू जो है देती थी, इस प्रकार के सपोर्ट करती थी इस प्रकार के आर्ट को। ठीक है, तो कहने का मतलब भाई जो उस समय के जो है ना समाज है, ये संकेत देता है कि भाई जो कला है ना उसको महत्व देता था, उसको समर्थन करता था। ठीक है, और देखो दिस दिस इज एविडेंस बाय द इंस्क्रिप्शन दैट साइट मतलब डोनेशन फ्रॉम इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम किंग टू मर्चेंट लाइक वकाटका किंग। तो इसमें क्या बता रहा है कि भाई बहुत सारे ऐसे जो है ना शिलालेख मिले, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि लोग जो है ना जमीनों को दान करते थे। बहुत सारी ऐसी जो केव्स हैं उनको बनवा कर दान कर देते थे। और इनका देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल वकाटका जो किंग थे वो इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। और यहाँ पे देखो इवन की भाई जो किंग ही नहीं, बहुत सारे जो व्यापारी थे ना वो भी क्या है जो बौद्ध भिक्षुक होते थे उनके लिए केव्स वगैरह या फिर मान लो उनके लिए मतलब भाई मोनेस्ट्रीज वगैरह जो बना के देते थे। ठीक है, तो ये आर्टिस्टिक पैट्रोनेज को ही दर्शाता है।
ठीक है, कलात्मक संरक्षण को ही दर्शाता है। अच्छा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें कि भाई पॉलिटिकली वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ छूट गया है शायद। ठीक है, हाँ चलो, पॉलिटिकल जो है ना एनवायरनमेंट की देखें तो देखो, रॉयल पैट्रोनेज देखने को मिला है। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है कि भाई जो देयर स्केल एंड ग्रैंडोर सजेस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट लाइकली स्टेट स्पॉन्सर्ड। तो देखो ये क्या बताता है कि भाई जो शाही संरक्षण है ना, शाही संरक्षण मतलब भाई रॉयल पैट्रोनेज है, ये हमें क्या दर्शाता है, हमें ये दिखाता है कि जो उस समय जो है ना, मतलब भाई आप बड़े स्केल के ऊपर, यानी भाई आप ये बोल सकते हो कि भाई इनका जो आकार है, आकार और इनकी जो भव्यता है ना, तो वो है ना हमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल होती थी कि भाई जो उस समय के जो राजा है ना, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, जो वहां के जो लोग थे वो इनको स्पॉन्सर्ड करते थे, वहां के जो राजा स्पॉन्सर्ड करते थे। जैसे वका टकार गुप्ता रूलर है, इनको क्रेडिट जाता है केव्स कंस्ट्रक्शन का, और जो हाईलाइटिंग द पैट्रोनेज ऑफ रूलिंग क्लास इन प्रमोटिंग द रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक इंडिवियर। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि भाई इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है ना, ये जो राजा थे ये क्या करते थे, धार्मिक और जो कलात्मक जो है ना, एक प्रकार से धार्मिक और जो कलात्मक, यानी भाई रिलीजियस और जो है ना आर्टिस्टिक जो है ना, कलात्मक जो है प्रयासों को बढ़ाने के लिए जो शासक वर्ग होता था, जो ये जो शासक वर्ग होता था, इनको क्रेडिट जाता है। रूलिंग क्लास को क्या है, इनको क्या है, इनको क्या है, ये मतलब एक प्रकार से ये बोल सकते हो कि क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इनको पैट्रोनेज दिया, यानी संरक्षण दिया। अच्छा, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन देखने को मिले थे भाई। आप यहाँ पे देखो, ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिला आर्ट स्टाइल में। तो ये क्या दिखाता है कि जो ग्रीक्स जो लोग थे, रोमन्स जो थे, उनके साथ क्या दिखाता है कि भाई उनके साथ भाई डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। ठीक है, अब देखो, डिपिक्टिंग द कॉन्ट्रोपोस्टो स्टैंस suggest an international exchange hinting at diplomatic ties और ट्रेड रिलेशन विद अदर किंगडम्स। तो कहने का मतलब सीधा सा क्या दर्शा रहा है कि भाई जो कॉन्ट्रेपोस्टो जो रुख है ना, मतलब एक प्रकार से स्टैंस है, रुख है, वो हमें मतलब भाई यहाँ पे देखने को मिला था। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता हमें कि भाई किस प्रकार से इंटरनेशनल एक्सचेंज है ना, जो अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान हमें देखने को मिला, डिप्लोमेटिक टाइज देखने को मिलती है, इससे ट्रेड रिलेशन देखने को मिलता है विद अदर किंगडम्स के साथ। तो ये जो ना डिप्लोमेटिक रिलेशन को भी दर्शा रहा है कि भाई जो ये ग्रीको जो रोमन इन्फ्लुएंस है ना, उस स्टाइल के अंदर, उस आर्ट के अंदर, ठीक है, कि भाई बाहरी जो लोगों के साथ भी अच्छे संबंध थे। अच्छा, पॉलिटिकल मैसेजेस भी दिए जाते थे। पता ही होगा कि भाई ये क्या है, केव्स एक सेंटर की तरह काम करती थी, जो स्प्रेडिंग बुद्धिस्ट फिलोसफी, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी को क्या है, स्प्रेड करती थी, विच ऑफन अलाइंड विद द रूलिंग एलिट्स ऑब्जेक्टिव्स। और ये एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो कि भाई जो ये अक्सर है ना, जो अभिजात वर्ग जो होते थे ना, मतलब भाई जो रूलिंग क्लास होती थी, एलिट क्लास जो होती थी, उनके उद्देश्य को भी संरक्षित करती थी कि भाई ये लोग क्या है, उसके माध्यम से बौद्ध धर्म को की जो फिलोसफी है उसको स्प्रेड करने में भी अहम भूमिका निभाई है। जैसे वही देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, द प्रमोशन ऑफ नॉन वायलेंस एंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी वेयर मैसेज दैट रूलिंग वुड हैव बीन कीन टू डिसेमिनेट। कहने का मतलब सीधा सा है कि भाई जो ये क्या बताता है कि जो अहिंसा और जो अधिकार के प्रति है ना, जो एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो ओबीडेंस जो है, मतलब भाई एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो आज्ञाकारिता को बढ़ावा देता है, एक संदेश देता है, जिसको क्या है, मतलब भाई जो शासक है ना, मतलब बहुत प्रसारित करने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। ये जो है ना, ये हमें क्या दिखाता है कि जो पॉलिटिकल जो है ना मैसेज भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। अच्छा, रीजनल पॉलिटिक्स है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलती थी भाई। केव में मेंशन है कि जो लोकल जो चीफ मैन होते थे या फिर किंग्स होते, सब किंग्स होते थे, इंडिकेट पॉलिटिकल लैंडस्केप नॉट जस्ट फॉर सेंट्रल पावर बट ऑल्सो रीजनल अथॉरिटी
लाइक ऑपरेटिंग अंडर ए फ्यूडल सिस्टम। तो ये क्या दिखाता है कि जो गुफाओं में जो शिलालेख वगैरह जो होते थे ना, तो उसमें जो सरदार वगैरह जो होते थे, सरदार या उपराजा जो होते थे, वो ना केवल भाई यहाँ पे जो है ना केवल भाई सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं, मतलब भाई जो केंद्रीय सत्ता ही नहीं, बल्कि रीजनल जो अथॉरिटी है उसको भी दर्शाता था। ठीक है, यहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे फ्यूडल सिस्टम यानी भाई जो सामंतवादी व्यवस्था के तहत है ना, यहाँ पे राजनीति देखने को मिलती है। तो ये भी हमें क्या है, इन केव्स के माध्यम से देखने को मिलता है। अच्छा, अब देखो पहला चीज तो हमने क्या देखी यहाँ पे, देखो ये कई पॉइंट बता दिए मैंने, एक नहीं कई पॉइंट बता दिए कि भाई जेंडर रोल देखने को मिला है, कि भाई सोशियो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या मतलब भाई रिफ्लेक्ट करता है, भाई जेंडर रोल देखने को मिला, क्लास हायरार्की देखने को मिली, एजुकेशन और नॉलेज का एक माध्यम थे ये, भाई बहुत सारे राजाओं ने इनको संरक्षण दी, तो कला के प्रति भाई उनकी जो निष्ठा है वो देखने को मिली। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत सारे राजाओं ने पैट्रोनेज किया इसको। ठीक है, डेवलपमेंटल जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी दर्शाता है, क्योंकि सोशल जो सोशल कह रहा हूँ ग्रीको जो रोमन इन्फ्लुएंस देखने को मिला। पॉलिटिकल मैसेज भी ये एक दूसरे मतलब भाई दूर दूर तक पहुंचाते थे, और रीजनल पॉलिटिक्स जो है उसका भी रोल यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या दिखाता है, वहां के सोशल पॉलिटिकल जो है ना एनवायरनमेंट को दर्शाता है। अब बात करते हैं कि भाई जो स्कल्पचर है वो पेंटिंग और जो स्कल्पचर है वो किस प्रकार से मीडियम हो सकते हैं जो स्टोरी टेलिंग के। तो सबसे पहले अगर पेंटिंग की बात करूं तो देखो रीजनल नैरेटिव्स है। ठीक है, अब देखो रीजनल नैरेटिव का मतलब भाई रीजनल कह रहा हूँ, रिलीजियस नैरेटिव है वो देखने को मिला, यानी जो धार्मिक कथाएं वगैरह जो होती है ना आप एक प्रकार से, वो भी तो इन पेंटिंग के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे कि भाई अजंता केव में क्या है, बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो की इवेंट्स को दिखाती है, जो लाइफ ऑफ बुद्धा, जो उनकी स्टोरीज है, जात का स्टोरीज है, उनको दर्शाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है ना, जो केव 1 है, इसमें महाजनका जातकाज है उसके फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये क्या दिखाता है, ये पास्ट लाइफ दिखाता है बुद्धा की। ठीक है, सर्विंग बोथ एज ए यूजुअल मतलब विजुअल एंड टीचिंग एड। ये मतलब आप ये बोल सकते हो कि भाई ये दृश्य ग्रंथ भी बोल सकते हो, और इनको क्या है एक प्रकार से जो मतलब भाई शिक्षण सहायता भी बोल सकते हो, एड भी बोल सकते हो, कि भाई ये जो है ना दोनों प्रकार के काम करती थी। लोगों को क्या है मतलब भाई एक विजुअल जो है ना मतलब भाई ग्रंथ की तरह भी काम करती थी, लोग विजुअलाइज कर सके ग्रंथों को, और एक प्रकार से टीचिंग में हेल्प भी करती थी। ठीक है, अब देखो इसके कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे आर्टिस्टिक टेक्निक्स जो हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं इन पेंटिंग्स के माध्यम से। जैसे फ्रेस्को टेक्निक है, ये जो क्या दिखाती है कि भाई जो ऑर्गेनिक कलर पिगमेंट्स है ऑन वेट प्लास्टर जो है उनके ऊपर लगाया जाता था। मतलब भाई गीले जो प्लास्टर के ऊपर है ना कार्बनिक जो है ना मतलब भाई ऑर्गेनिक जो कार्बनिक जो आप ये बोल सकते हो जो रंग है, पिगमेंट्स है, जो कलर्स है, उनका इस्तेमाल किया जाता था। दिस अलाउ फॉर द रिचनेस ऑफ द कलर, ये कलर की रिचनेस को दिखाता है। एड डेप्थ टू द नैरेटिव्स, और ये जो है जो नैरेटिव्स हैं आप ये बोल सकते हो गहराई जो है ना, जो समृद्धि है, रंगों की समृद्धि को जानते थे, और ये क्या है एक प्रकार से कथाओं की गहराई को है ना दर्शाता है। अब देखो जैसे कि इसका एग्जांपल दे रखा है, द फिगर आर ऑफन shown against dark background to highlight their feature with mural in cave 17। तो ये हमें क्या बताता है कि जो गुफा जो 17 है वहां पे क्या है मुराल पेंटिंग है ना, जो कुछ इस प्रकार की आकृतियों को दर्शाता है, जहाँ पे मतलब भाई जो पीछे का जो कलर है ना बैकग्राउंड है, डार्क बैकग्राउंड रखते थे, गहरा रंग में रखते थे, और उसके ऊपर फिर क्या है ये हाईलाइट करते थे, पेंटिंग बनाते थे। ठीक है, तो ये एक मतलब भाई आप आर्टिस्टिक टेक्निक को दर्शाता है कि भाई डार्क के ऊपर फिर वो क्या है, वो एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो बैकग्राउंड डार्क होगा और उसके ऊपर फिर वो पेंटिंग ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलो सिंबोलिज्म की बात करते थे। सिंबोलिज्म तो भाई ये प्रतीकात्मकता को दर्शाता है। प्रतीकात्मकता का मतलब भाई बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको सिंबल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बोधि ट्री है, लोटस जो फ्लावर है। ठीक है, यूजिंग द सिंबॉलिकली इन द पेंटिंग दैट इंडिकेट टू इनलाइटनमेंट
और प्योरिटी। ये क्या दिखाता है, ये मतलब भाई क्या दर्शाता है, एक प्रकार से आपको पता होगा कि जो बोधि वृक्ष है भाई, भगवान जो बुद्ध है उनको बहुत सारे सिंबल से दर्शाया जाता है, उनके जीवन की कहानियों को बहुत सारे सिंबल से दर्शाया जाता है। जैसे बोधि वृक्ष है, जैसे कमल के फूल है, ये बोधि वृक्ष किसको दर्शाता है कि भाई आत्मज्ञान को, कि भाई क्या जब उनको इनलाइटनमेंट मिला था तो ये उसको दर्शाता है। तो ये मतलब एक प्रकार से एक मतलब आप यूं बोल सकते हो कि भाई उनके आत्मज्ञान और जो पवित्रता को दर्शाने के लिए इस प्रकार के सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे पद्म पानी जो पेंटिंग है केव 1 के अंदर, ठीक है, तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, इमोशनल स्पेक्ट्रम भी देखने को मिलता है कि भाई जो भावनात्मक स्पेक्ट्रम भी देखने को मिलता है पेंटिंग के माध्यम से। जैसे पेंटिंग पोर्ट्रे द रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशन लाइक जॉय, सोरो, जो ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, देयरफॉर बाय मेकिंग द स्टोरी रिलेटेबल एंड द इमोशनल रेजोनेंट। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो ये पेंटिंग है ना, खुशी, दुख, शांति, ये सब जो इमोशनल जो चीजें है ना उनको भी दर्शाती है। जैसे और इन जो स्टोरियों को है ना, मतलब भाई इन कहानियों से संबंधित जो है ना भावनाओं तक जो रूप है ना उसको दर्शाती है, उनकी जो भावनाएं हैं उनको दिखाती है ये। जैसे एग्जांपल इसका है डिपिक्शन ऑफ द मारा असॉल्ट ऑन बुद्धा कैप्चर्स ए ड्रामेटिक मोमेंट फिल्ड विद टेंशन एंड द वल्नरेबिलिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई एक है ना डिपिक्शन हमें देखने को मिलता है जिसमें जो मारा करके कोई है जो मतलब भाई क्या करता है, मतलब एक प्रकार से असोल्ट करता है बुद्धा को, यानी भाई उनके साथ क्या है, उनके ऊपर जो हमले का जो चित्रण है ये क्या दिखाता है, ये जो टेंशन है, और या फिर मान लो आप ये बोल सकते हो टेंशन और जो मतलब भाई भेद्यता को दर्शाता है एक प्रकार से। उस समय जो मतलब टेंशन रही है उसको दर्शाता है ये चित्र। अब देखो हमने पेंटिंग पढ़ी, अब आ जाते हैं स्कल्पचर की। स्कल्पचर हमें क्या क्या चीजें देता है, तो देखो इमोर्टलाइजिंग नैरेटिव्स। अब ये देखो ये क्या है, मतलब भाई नैरेटिव्स का मतलब कहानियां, और इमोर्टलाइजिंग का मतलब होता है कि भाई जो अमर कर देने वाली कहानियां जो है ना हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। स्कल्पचर के ऊपर जब ये कहानियां लिखी जाती हैं, मतलब भाई आप किसी भी माध्यम से देखो तो वो एक प्रकार से अमर हो जाती है इतिहास में, क्योंकि कई मतलब भाई हजारों सालों तक वो उसके ऊपर उकरी हुई रहती है, जिन्हें लोग देखते हैं, और वो क्या है ना एक प्रकार से स्टोरियां है ना, मतलब भाई सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। स्कल्पचर जो अजंता में है आर मोर देन मेयर एडोर्नमेंट, दे सर्व टू इमोर्टलाइज द इम्पोर्टेंट एपिसोड्स। तो कहने का मतलब सीधा है जो अजंता में जो मूर्ति है ना वो सजावट से कहीं अधिक है ना, वो महत्वपूर्ण जो है ना मतलब भाई जो एपिसोड्स रहे हैं उनको क्या है अमर बनाने का काम करती है, इमोर्टलाइज करती है। जैसे कि भाई जो स्कल्पचर है केव 26 के अंदर इंक्लूड ए ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बुद्धाज परिनिर्वाणा प्रोवाइडिंग ए 3 डायमेंशनल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म। तो ये क्या बताता है कि जो केव जो 26 है ना उसके अंदर जो स्कल्पचर है, जो मतलब भाई मूर्तियां है, वो एक प्रकार से नाटकीय रूप दिखाता है किसका, जो महात्मा बुद्ध का है ना, मतलब भाई आप जो परिनिर्वाण जो हुआ था, ठीक है, उनकी जो है ना 3 डायमेंशनल आप ये बोल सकते हो 3 आयामी जो कहानी है ना वो बताने का एक काम करता है। तो ये जो है ना ये जो चीजें हैं ये उन्हें क्या कर देती है, अमर बना देती है उन कहानियों को। बेस रिलीफ टेक्निक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेस रिलीफ टेक्निक। भाई बेस रिलीफ टेक्निक क्या है, द यूज ऑफ बेस रिलीफ टेक्निक द स्कल्पचर अलाउ फॉर डिटेल्ड स्टोरी टेलिंग। मतलब भाई एक प्रकार से, और दिस कैन बी सीन इन सीन लाइक टेम्पटेशन ऑफ मारा वेयर द इंट्रिकेट डिटेल एनहांस द नैरेटिव। तो देखो ये जो बेस रिलीफ टेक्निक होती है इसमें ये क्या करती है, ये स्कल्पचर को अलाउ करती है कि भाई डिटेल्ड में उसकी स्टोरी को समझा सके। और ये जो सीन्स होते हैं ना ये हमें कहां देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के जो सीन, इस प्रकार की टेक्निक, भाई जो टेम्पटेशन ऑफ द जो मारा जो है उसका जो टेम्पटेशन है ना, ऐसे जो दृश्य हैं
वो वहां पे क्या मतलब भाई इंट्रिकेट करते, डिटेल्ड में उस कहानी को, मतलब भाई डिटेल्ड जो है ना उसकी एनहांस कर देता है, यानी उसकी जो डिटेल्ड में जो उस कहानी को है ना बढ़ा देता है, जिससे क्या है जो विवरण है एक प्रकार से जटिल तरीके का विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो बेस रिलीफ टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है मतलब भाई स्कल्पचर वगैरह में। अच्छा, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म भी देखने को मिलता है भाई, यथार्थवाद और आदर्शवाद भी देखने को मिलता है भाई। ये क्या है भाई, द स्कल्पचर ऑफन ब्लेंड रियलिस्टिक ह्यूमन एनाटॉमी विच exaggerated features like elongated earlobes, idealized posture to emphasize the divine quality of the character, thereby enriching the narratives। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो इसमें क्या है कि भाई मानव जो शरीर की जो रचना है ना उसमें भी बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती है, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे जो इलोंगेटेड ईयर लोब्स है, इलोंगेटेड ईयर लोब्स का मतलब जो कान के जो ईयर लोब्स होते हैं ना, जो ये कान के पास जो नीचे लटके हुए जो हिस्सा होता है, ये जो है ना ये मतलब भाई स्किन से अटैच है या फिर अटैच नहीं है, तो वो सब चीजें है ना वो डिटेलिंग में चीजें देखने को मिलती है। आइडियलाइज द पोस्चर्स अलग अलग प्रकार के जो है ना मतलब भाई जो मुद्राएं देखने को मिलती है। तो ये जो है ना ये इन गुणों के ऊपर ये मतलब भाई डिवाइन जो क्वालिटीज है ना उनके जो कैरेक्टर्स को एनहांस करती है और उनकी कहानियों को क्या बताती है, समृद्ध बनाती है। आप एक प्रकार से मतलब भाई बहुत ही पावरफुल बना देती हैं ये चीजें। ठीक है, अब देखो एनिकोनिक रिप्रेजेंटेशन, एनिकोनिक जो रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका मतलब ये होता है भाई जैसे कि देखो इन अर्लियर फेज बुद्धा हैज ऑफन रिप्रेजेंटेड एनिकोनिकली थ्रू सिंबल्स लाइक फुटप्रिंट और वेकेंट थ्रोन्स। दिस सर्व एज द स्टोरी टेलिंग डिवाइस दैट एम्फेसाइज द फिलोसॉफी ओवर द पर्सोना। तो ये क्या बताता है, पहले जो शुरू के चरणों में क्या होता था, बुद्ध के जो है ना पैरों के जो निशान होते थे या खाली जो उसके मतलब भाई वेकेंट जो थ्रोन होते थे, मतलब भाई उनके जो सिंहासन जो होते थे उनको प्रतीक मान के क्या है अब उनकी जो मतलब भाई जो मतलब भाई टीचिंग्स को आगे बढ़ाया जाता था। ये सर्व करता है स्टोरी टेलिंग डिवाइस दैट एम्फेसाइज द फिलोसॉफी ओवर द पर्सोना, कि भाई ये व्यक्ति मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक कहानी कहने के लिए जो है ना ये जो उपकरणों का उपयोग किया जाता है ये व्यक्ति के ऊपर क्या है ना उसकी फिलोसफी को दर्शाया जा रहा है कि भाई व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है उनके द्वारा दी गई उनकी फिलोसफी इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ना ये उस शुरू के चरणों में हमें देखने को मिलती थी। अब देखो लिमिटेशन क्या हो सकती है, लिमिटेशन और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। पहली बात तो है ना आप अगर आप देखोगे तो पहला पॉइंट क्या है, परमानेंस जो दिखा रहा है। ये कहने का मतलब भाई आप ये बोल सकते हो स्थायित्व बोल सकते हो इसको, स्थायित्व भाई क्या है, ओवर द टाइम ऑर्गेनिक पिगमेंट्स जो होते हैं ना ये क्या है अजंता केव्स में faded and the de-decorated due to the environmental factor like the humidity and the temperature fluctuation. Once vivid color have deemed limiting the current viewers experience. तो भाई देखो क्या है, अगर मान लो सीधी सी बात है लंबे समय तक अगर इन पेंटिंग्स के ऊपर एनवायरमेंट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर इनकी वजह से इनका कलर फीका पड़ जाए, ठीक है, या फिर मान लो भाई ये उनका वो मतलब भाई डेकोरेशन जो किया हुआ था वो उस जैसा ना रहे जो शुरू में था, तो वो जो है ना ये जो कलर विविडनेस जो था ना ये डिम हो जाता है और ये लिमिट कर देता है जो करंट आज के टाइम में जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि उस समय ये कितना मतलब भाई अच्छे चित्र होंगे, आज के टाइम में जब हमें मतलब भाई जब उनको देखते हैं तो थोड़ा सा हमें क्या है ये महसूस होता है कि उस समय की कलाकारी कितनी अच्छी थी। ठीक है, तो उस समय के जो चित्र उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा धीमा कर देता है, स्थायित्व नहीं रहता। कि भाई स्थायित्व का मतलब ये है कि भाई परमानेंट नहीं रहता कि भाई जैसा उसी समय था वैसा अब भी रहे। ठीक है, अच्छा लेयरिंग कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है
भाई इन केव्स वेयर मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेंटिंग एग्जिस्ट, deciphering the original narrative becomes difficult. Each layer may have its own story and message, creating a plim- palimpsest that complicates the इंटरप्रिटेशन। देखो क्या कह रहा है इसमें, समझते हैं कि भाई देखो क्या होता था कि पहले टाइम में जो केव्स वगैरह होती थी उनके ऊपर मल्टीपल लेयर्स में पेंटिंग होती थी, और ये जो जो लेयर्स है ना, जब मान लो भाई अब जो लेयर है उसका जो ओरिजिनल जो नैरेटिव था ना, भाई समय के साथ क्या होगा, भाई ये जो लेयर्स हैं थोड़ी फीकी पड़ेंगी, तो जो ओरिजिनल जो नैरेटिव था ना उसको बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कहने का मतलब मुश्किल हो जाता है जो मूल कथाओं को समझना। भाई 2-3 लेयर्स में अगर पेंटिंग बनी है तो पहली लेयर्स को अगर मान लो ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी सी मतलब भाई हल्की हो गई, फीकी हो गई या कुछ और, तो जो बाकी की जो 2 लेयर्स है ना वो भी इसमें मर्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोरी टेलिंग है ना, तो मतलब भाई स्टोरी टेलिंग को समझना आसान नहीं रहता। तो इसलिए क्या होता है कि भाई ये एक प्रकार से जो लेयर्स में जो चीजें होती है ना, ये ये परत जो है ना उन कहानियों और संदेशों को क्या है मतलब भाई बहुत ज्यादा उनकी जो व्याख्या है उनको जटिल बना देती है, कॉम्प्लेक्स बना देती है, कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर भी देखने को मिलता है। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। भाई भाषा संबंधी बाधाएं भी तो है। भाई कहानियां जो है ना, भाई आर्ट ऑफ एम टू यूनिवर्सल स्टोरी टेलिंग होता है। कल्चरल एंड द लिंग्विस्टिक डिफरेंट कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड टू फुल्ली ग्रास्प द न्यूआंस ऑफ द डिपिक्टिंग टेल्स। तो ये इसमें कह रहा है कि भाई जो कला का जो है ना उद्देश्य क्या होता है, एक प्रकार से यूनिवर्सल स्टोरी टेलिंग होता है, सार्वभौमिक कहानियों को सुनाना होता है। ठीक है, जिसमें सांस्कृतिक और जो है ना लिंग्विस्टिक डिफरेंस भी जो होता है इसका अलग अलग रोल होता है, डिफिकल्ट कर देता है ये फॉर पीपल्स फॉर वेरिंग बैकग्राउंड। तो कहने का मतलब भाई ये एक प्रकार से ये आप ये बोल सकते हो कि जो पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड होता है ना, जो अलग अलग जो मतलब भाई जो लोग क्या करते हैं, जो लिंग्विस्टिक जो डिफरेंस है, भाई कल्चरल डिफरेंस, लिंग्विस्टिक डिफरेंस है, उसके अनुसार क्या होगा, लोग जब इन स्टोरियों को देखेंगे तो अपनी अपनी कहानियां बनाएंगे। तो वो जो है ना एक जो ओरिजिनल जो एक स्टोरी टेलिंग जो होती थी ना वो हमें क्या है नहीं देखने को मिल पाती कई बार। और वो जो है ना जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई अलग अलग चीज की अलग अलग कहानियां बना लेते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा, तो मतलब भाई दो तीन तीन प्रकार की कहानियां बन जाती हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग भाई इस कल्चर को नहीं जानेंगे जिस कल्चर के अनुसार ये इस इन इन मतलब भाई पेंटिंग्स या फिर स्कल्पचर जो बने थे, तो वो उनको और अपनी लैंग्वेज के अनुसार वो अपने लैंग्वेज के अनुसार ढाल लेते हैं चीजों को, तो डिफिकल्ट कर देते हैं। तो ये जो पीपल्स है लैंग्वेज और जो कल्चर है वो स्टोरी टेलिंग को क्या कर देते हैं, मतलब भाई अलग अलग कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इसका एक हो जाएगा। भाई प्रासंगिक जो समझ है उसकी अगर हम बात करें, देखो मैनी ऑफ द स्टोरी रिक्वायर ए सर्टेन लेवल ऑफ फैमिलियरिटी विद बुद्धा लॉर कस्टम्स एंड सिंबॉलिक मोटिव फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब सीधा सा है भाई कहानियों को पूरी तरीके से समझने के लिए ना जो मतलब भाई बुद्ध जो धर्म है उनकी जो विधि है, रीति रिवाज है, कस्टम्स है, सिंबॉलिक मोटिव्स है, यानी प्रति जो उन्होंने जो सिंबल्स माने हैं उन सिंबल्स को समझना भी जरूरी है। तो वो अगर उनको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है तभी वो इन कहानियों को समझ पाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ द नॉलेज मेक द नैरेटिव लेस एसेसिबल। तो कहने का मतलब अगर इन्हें ये मतलब भाई बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी तो वो इस नॉलेज को या इन कहानियों को उनके लिए क्या होगी, कम प्रभावी रहेंगी। वो सिर्फ उसकी है ना सिर्फ सुंदरता को देखेंगे, उस कहानी के अंदर जो बता रही चीजों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अच्छा स्कल्पचरल डैमेज भी देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे जो स्कल्पचर है वो फिजिकली डैमेज हो गए हैं सेंचुरीज से, क्योंकि भाई नेचुरल डिके या वेंडलिज्म भी कुछ वैसे मतलब भाई बर्बरता के कारण बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे राजा मतलब भाई फौरन अटैक हुए थे जिन्होंने मंदिरों पे भी अटैक किया, बहुत सारी गुफाओं में केव में मतलब भाई इनको जो नुकसान पहुंचाया। ठीक है, जनता केव और जो ये सब है कैलाश टेम्पल वगैरह इन सबको जो नुकसान पहुंचाया है
तो वो जो है ना वो नेचुरल डिके मान लो, या फिर मान लो भाई बाहर से किसी ने उसके ऊपर आक्रमण करके उनको तोड़ने की कोशिश की, तो ये जो है ना फिजिकल डैमेज भी देखने को मिला स्कल्पचरल को, और इंटायर जो सीन है ना मे बी लॉस्ट, जो उसका जो इंटायर जो सीन था ना वो लॉस्ट हो गया, जिसकी वजह से जो नैरेटिव जो था ना, मतलब भाई जो कहानियां जो थी वो मतलब भाई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है मानुषी बुद्धा जो पेंटिंग है केव 16 में, उस वो क्या है, वो एक प्रकार से टूट चुका है, वो मतलब भाई पेंटिंग है वो मतलब भाई वेंडलाइज हो चुकी है, डिके हो चुकी है। तो ये जो है ना उसका एक एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ स्पोर्टिंग टेक्स्ट, लैक ऑफ स्पोर्टिंग टेक्स्ट, तो कहने का मतलब सीधा है भाई सहायक पाठ का जो है ना अभाव देखने को मिलता है भाई, जो सपोर्टिंग जो टेक्स्ट है उसका जो मतलब उतनी ज्यादा मतलब भाई, जैसे कि देखो यूनिक मतलब अनलाइक कोडिफाइड रिलीजियस टेक्स्ट ए मॉडर्न म्यूजियम दैट ऑफर एक्सप्लेनेशन द केव लैक एक्सटेंसिव supporting text. This can make it challenging for viewer to understand the contextual underpinning of each scene of figure. तो कहने का मतलब सीधा सा है भाई बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ हो जो आधुनिक जो संग्रहालय के विपरीत बहुत सारे ऐसे मतलब भाई आप ये बोल सकते हो जैसे जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं कोडिफाइड होते हैं मॉडर्न म्यूजियम्स वगैरह में, लेकिन जो बहुत सारी केव्स होती है ना उनके नीचे कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो व्यूअर जो वहां पे आते हैं ना वो इतनी ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, और ये जो सीन है ना उनके ये फिगर्स है सीन है उनके लिए फिर वो क्या है एक प्रकार से चुनौती बन जाते हैं, वो उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, विदाउट टेक्स्ट। अच्छा, अजंता केव्स, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा कंक्लूजन, अब हम कंक्लूजन में डाल देंगे। ठीक है, तो अजंता केव सर्व एज ए रिमार्केबल रिपोजिटरी ऑफ द India's social, political and cultural past, illustrating the significance of the art as a tool for storytelling. Despite the limitation and challenges, they remain testament to the ingenuity and the spirit of the era in which they were created. तो कहने का मतलब सीधा सा है अजंता की गुफाएं भारत के सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अतीत के जो है ना मतलब एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो मतलब भाई उल्लेखनीय भंडार के रूप में काम करता है। ठीक है, ये जो कहानियां है ना जो एक प्रकार से मतलब आप यूं बोल सकते हो कि जो कला के जो महत्वों को दर्शाती है, स्टोरी टेलिंग को दर्शाती है, उसकी तरह उसके उपकरण की तरह काम करते हैं ये सब चीजें। ठीक है, और जो इसकी जो सीमाएं है ना, जो लिमिटेशन और जो चैलेंजेस है वो मतलब एक प्रकार से उस युग की जो सरलता जो है और उस युग का जो मतलब जो भावना है, स्पिरिट है, उसका प्रमाण देती है जो भाई उस समय जिस समय ये बनाई गई थी। ठीक है, तो ये इसका एक क्या हो सकता है कंक्लूजन हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसका हिंदी में देखो वही चीजें इसमें दिखाएंगी भाई अजंता की गुफा अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश का प्रतिबिंब कैसे बनती है, तो ये जो उसके अंदर दे रखा है भाई उसके जो सामाजिक परिवेश है। ठीक है, पदानुक्रम, शिक्षा और ज्ञान, कलात्मक संरक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, राजनीतिक वातावरण देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसे शाही संरक्षण है। ठीक है, राजनयिक जो संबंध है, राजनीतिक संदेश है वो देता है, क्षेत्रीय राजनीति के बारे में बताता है। अच्छा, चित्रकला जैसे धार्मिक कथाओं के बारे में बताएगा, कलात्मक तकनीकों के बारे में बताएगा। ठीक है, प्रतीकात्मकता को दर्शाता है, भावनात्मक स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। मूर्ति क्या करती है, अमर करने वाली कहानियों की तरह इस्तेमाल होती है। बेस रिलीफ तकनीक का इस्तेमाल होता है। यथार्थवाद और आदर्शवाद जो एनिकोनिक जो प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। चुनौतियां क्या आ जाएंगी भाई, स्थायित्व देखने को मिलेगा, परम जो परत जटिलता भी देखने को मिलती है, भाषा संबंधी बाधाएं भी है, प्रासंगिक जो समझ है, जो मूर्ति की जो कला है उसको मूर्ति कला उसको क्षति जो पहुंची है, सहायक पाठ का अभाव जो मतलब भाई उनको समझाने वाली जो नीचे जो लाइंस होती है, टैग लाइंस होती है वो नहीं बता पाती। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसका एक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था आज का क्वेश्चन था।
उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिखा होगा, करके देखा होगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।